हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेवेंथ लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 6 की, तो वहां पे हमने सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड वाले पार्ट को स्टार्ट किया था। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक बार उसका रिविजन बहुत जरूरी है, ठीक है? आप भी मेरे साथ रिवाइज करिए। वहां पे हमने देखा था कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के लैटिस को जब हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कटायन और अनायन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहां पे एक इंटरेक्शन डेवलप होता है जिसका नाम था आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इस प्रोसेस में कटायन और अनायन जो होते हैं दे आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल एंड द प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन। अगर वाटर की जगह पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेशन। और इस प्रोसेस में जो हीट एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। या फिर वाटर अगर की जगह पे कोई दूसरा होगा तो उसको बोलेंगे सॉल्वेशन एनर्जी। या अगर यहाँ पे जो हाइड्रेशन एनर्जी है जिसका दूसरा नाम है हाइड्रेशन एंथैल्पी, उसमें जो हीट इवॉल्व हो रहा है इस वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी का आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। इस एनर्जी जो इवॉल्व हुई है इससे लैटिस ब्रेक होगा और लैटिस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है लैटिस एनर्जी। स्टूडेंट्स, जब सोल्यूशन फॉर्म होता है तो दो एनर्जी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक होती है लैटिस एनर्जी और एक होती है हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हम बात करें तो हमने देखा था दैट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ लैटिस डिसोसिएशन प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसमें कटायन भी आ जाएगा और अनायन भी आ जाएगा। बराबर बच्चों? अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर हम बात करें लैटिस डिसोसिएशन एनर्जी की तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। हाइड्रेशन में हीट हमेशा इवॉल्व होता है तो वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। बराबर है? इमेजिन करो एक केस है जिसमें हीट ज्यादा इवॉल्व हुआ है और लैटिस एनर्जी को तोड़ने के लिए या लैटिस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज लैटिस एनर्जी वो कम है। इन दैट केस इसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? कम है और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इन दैट केस कंपाउंड हमेशा क्या होगा? सॉल्युबल होगा। कंपाउंड विल बी 101% क्या होगा? सॉल्युबल होगा। बट अगर समझो लैटिस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और हाइड्रेशन में थोड़ी कम हीट इवॉल्व हुई तो इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मुझे था इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू कम है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। अभी इसमें कंपाउंड सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? हम लोगों को क्या लगता है कि कंपाउंड विल बी इनसॉल्युबल। नहीं, इसमें कैसा होता है कि अगर डिफरेंस थोड़ा सा कम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद कभी कभी कंपाउंड क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉल्युबल। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एच का वैल्यू अगर पॉजिटिव भी हुआ तभी भी कंपाउंड क्या हो सकता है? सॉल्युबल हो सकता है। बट कभी कभी क्या होता है, कंपाउंड को हीट करने के बाद भी कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कितने केसेस हो गए? दो। एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों। अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव है तो कंपाउंड 101% सॉल्युबल है। बट अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? पॉजिटिव है, तो हीट करने पे वो डिसॉल्व हो भी सकता है, हीट करने पे वो डिसॉल्व नहीं भी हो सकता। इसका मतलब क्या सीखने को मिला? इसका मतलब ये सीखने को मिला कि दैट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के साइन से हम लोग 100% डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, अगर नेगेटिव है तो पक्का सॉल्युबल है, बट अगर पॉजिटिव है तो उसमें दो केस हो सकते हैं। हीट करने पे सॉल्युबल हो सकता है और हीट करने पे इनसॉल्युबल भी हो सकता है। तो इसका मतलब मुझे बताओ, क्या आप सिर्फ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के साइन से डिसाइड कर सकते हो? नहीं। तो याद रखना बच्चों, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली वी कैन से इट इज सॉल्युबल, बट पॉजिटिव है तो उसमें दो केस हो सकता है, हीट करने पे सॉल्युबल, हीट करने पे इनसॉल्युबल। तो सर अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों, तो सर हम लोग 101% कैसे डिसाइड करें, या फिर कौन सा नया फैक्टर एंथैल्पी की जगह पे कौन सा नया फैक्टर है क्या हमारे पास जिससे हम लोग 101% बोल सकते हैं कि उसके साइन से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कंपाउंड सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा? तो स्टूडेंट्स, हमारे मन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट आ रहा है कि कंपाउंड सॉल्युबल होगा या फिर कंपाउंड क्या होगा? इनसॉल्युबल। इसका मैं क्या डेल्टा एच के साइन से मैं डिसाइड कर सकता हूँ हमेशा? यस।
नेगेटिव होगा तो डिसाइड कर सकते हो, पॉजिटिव होगा तो बेटा डिसाइड नहीं कर सकते। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आ गया क्या, कि मेरा जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो ये कैसे पता करेंगे। मेरे पास एक नया फैक्टर है जिसकी मदद से आप 101% उसके साइन से आप डिसाइड कर सकते हो। और वो नया फैक्टर क्या है, और वो नया फैक्टर है डेल्टा जी ऑफ द सॉल्यूशन। अभी आप लोग सोचते रहोगे सर ये नया टर्म का मीनिंग क्या है, तो वो मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, आप लोग सिर्फ सुनते रहना। डेल्टा जी ऑफ द सॉल्यूशन से आप 101% डिसाइड कर सकते हो कि कंपाउंड सॉल्युबल है या नहीं है। सबसे पहले एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जी। जैसे एच का मतलब क्या होता है बच्चों, एंथैल्पी होता है वैसे जी का मतलब होता है गिब्स एनर्जी। सिंस यहाँ पे डेल्टा है, डेल्टा का मतलब क्या आएगा, चेंज इन गिब्स एनर्जी। गिब्स वाज अ साइंटिस्ट, उसकी मदद से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कंपाउंड सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा। सो डेल्टा जी का मतलब चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना, सॉल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको ये जो कंसेप्ट है गिब्स एनर्जी का, वो आएगा 12th में थर्मोडायनामिक्स में। आई रिपीट द स्टेटमेंट, 12th स्टैंडर्ड के अंदर थर्मोडायनामिक्स में ये कंसेप्ट आएगा, वहां पे आपको बताया जाएगा। और मैं अभी आपको बता देता हूँ कि अगर डेल्टा जी सोल्यूशन, जो कि आपको याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन वो होगी या नहीं होगी उसमें डिसाइड करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोग अभी से 11th स्टैंडर्ड से इसको याद रखना। बहुत बार टीचर्स द्वारा ये सिखाया नहीं जाता है, बोला जाता है कि ये तो 12th में आने वाले बच्चों को आगे सिखाएंगे। नहीं, मैं आपको अभी सिखाऊंगा, एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। भले आपको 12th में इसको वापस पढ़ना पड़े, अभी 11th में हम लोग इतना डिटेल में ना पढ़े, लेकिन हमको एक एक चीज जरूरी पता होनी चाहिए तो सुनो, अगर डेल्टा जी, याद रखना आज के बाद, अगर डेल्टा जी ऑफ द सोल्यूशन नेगेटिव है या फिर डेल्टा जी ऑफ द सोल्यूशन क्या है, पॉजिटिव है, दो ही केस हो सकते हैं, या तो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा अगर डेल्टा जी ऑफ द सोल्यूशन नेगेटिव है तो कंपाउंड 101% सॉल्युबल होगा। क्या होगा, सॉल्युबल। और अगर डेल्टा जी ऑफ द सोल्यूशन क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, तो कंपाउंड 101% इनसॉल्युबल होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर का कोई इंपॉर्टेंट रोल है, ऐसा क्यों, क्योंकि डेल्टा जी का खुद का एक फॉर्मूला है बेटा, जो आपको याद रखना है। डेल्टा जी ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ द सोल्यूशन माइनस टी डेल्टा एस ऑफ द सोल्यूशन। सर आप तो नए नए बाउंसर फेंकते जा रहे हो, अभी ये डेल्टा एस क्या है। तो बच्चों मैं आपको वापस बोलूंगा, मैं एक एक चीज को आराम से तसल्ली से सिखाते जाऊंगा, आप लोग सुनते रहना। बाद में जब चैप्टर और लेक्चर खत्म होने वाला होगा तब आपको सब रिकॉल करने के लिए आसान हो जाएगा, डोंट वरी। आप लोग अभी सिर्फ सुनिए क्या क्या मैं नए नए टर्म्स डाल रहा हूँ, और मुझे पता है कि मैं नए नए टर्म्स ऐड कर रहा हूँ तो मुझे उनको समझाना भी है। ठीक है, तो सुनो सबसे पहली बात तो ये, एक एक करके वापस रिवाइज करते हैं। डेल्टा एच सोल्यूशन, प्लीज मेरे साथ देखिएगा। डेल्टा एच सोल्यूशन अगर नेगेटिव है तो कंपाउंड 101% सॉल्युबल है, बट डेल्टा एच सोल्यूशन अगर पॉजिटिव है तो उसमें टेम्परेचर का रोल आ रहा है, मतलब कंपाउंड सॉल्युबल भी हो सकता है और इनसॉल्युबल भी हो सकता है। तो क्या डेल्टा एच के साइन से हम लोग 101% डिसाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हाँ नेगेटिव होगा तो चलो बोल सकते हैं, बट पॉजिटिव में तो पता नहीं ना कि होगा कि नहीं सॉल्युबल। इस वजह से मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि कंपाउंड सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा, तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ, डेल्टा जी ऑफ द सोल्यूशन से। अभी डेल्टा जी का मतलब क्या होता है, चेंज इन डैश एनर्जी गिव्स एनर्जी। ठीक है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो कंपाउंड 101% सॉल्युबल होगा, और अगर ये पॉजिटिव आएगी तो कंपाउंड क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेल्टा जी का जो फॉर्मूला आप 12th में पढ़ने वाले हो, मैंने 11th में ही सब बता रहा हूँ, डिटेल में आपको 12th में वापस आएगा। डेल्टा जी का जो फॉर्मूला है उसमें देखो आप ध्यान से, तो टेम्परेचर का भी कंसेप्ट आ गया। डेल्टा एच तो सोल्यूशन का ही है, और टेम्परेचर का भी कंसेप्ट आ गया। ठीक है, तो टेम्परेचर का भी इसमें रोल आ रहा है, इसका मतलब इससे मैं 101% डिसाइड कर सकता हूँ। अभी मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन तो हमको पता है, डेल्टा जी भी आपने बोला कि गिब्स एनर्जी है, वो भी हमने समझ लिया, बट ये क्या है सर, डेल्टा एस सोल्यूशन क्या है। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनो, एस का मतलब होता है एंट्रोपी। ये भी आप लोग 12th में पढ़ोगे, बट मैं आपको वापस बोलूंगा स्टूडेंट, हर एक जो एंट्रेंस का बच्चा होता है वो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके चलता है,
उसको मालूम है, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि सब चैप्टर्स को एक लाइन से लेके जाएंगे। कोई कोई चीज़ें बेटा कोई कोई चैप्टर की मिक्स होती जाएगी। तो आपको एक बात याद रखना है, कोई कोई चीज़ें जो 12th में पढ़ने वाली है उसको हम लोग अगर ऐसा है तो हम लोग को थोड़ा बहुत तो 11th में उसका यूज़ आएगा ही। तो मैं आपको बोल रहा हूँ फिलहाल इसको क्या रखेंगे हम लोग, थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि हमको आगे कंसेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ना है। मेरे ये जो लेक्चर्स है मैं बोर्ड्स के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ, बोर्ड्स तो कॉम्प्लीमेंट्री इसमें हो ही रहा है, मेन फोकस हमारा सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस है। तो स्टूडेंट्स, ये एंट्रोपी होता क्या है? एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, आराम से तसल्ली से पढ़ते हैं, रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडमनेस? अगर मैं बात करूं, रैंडमनेस का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं बच्चों सॉलिड की, तो सॉलिड में पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, पार्टिकल्स बहुत क्लोज होंगे बच्चों, यस। अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो पार्टिकल्स आर लिटिल फार फ्रॉम ईच अदर। एंड अगर हम बात करें गैस की, तो गैस में तो पार्टिकल्स विल बी वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं सॉलिड से लिक्विड जा रहा हूँ और लिक्विड से गैस जा रहा हूँ, मुझे बता बेटा डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तसल्ली से पढ़ो, तसल्ली से आराम से सुनो। जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं और लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे हैं, तो डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडमनेस? डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन, ये इनडिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। मुझे तो ये पड़ा एकदम डिसिप्लिन में बैठा है, एकदम अच्छे से, कोई मूवमेंट नहीं। इसमें मूवमेंट हो रही है और इसमें मूवमेंट सबसे ज्यादा, तो मुझे होता है एंट्रोपी का मतलब मूवमेंट ही होता है, समझ लो। जितना ज्यादा मूवमेंट उतना ज्यादा एंट्रोपी, जितना कम मूवमेंट उतना कम एंट्रोपी। तो आप मुझे बताओ जब मैं सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाता हूँ, तो एंट्रोपी बढ़ता है या कम होता है? एंट्रोपी बढ़ता है, सिंपल। एंट्रोपी क्या होगा? बढ़ता है। तो मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं किसी भी सॉल्ट को जो कि कौन से स्टेट में है, सॉलिड में, जब मैं उसको वाटर में डालूंगा, बराबर बच्चों, जब उसको किस में ऐड किया जाएगा? वाटर में, तो मुझे था वो कौन सा सोल्यूशन बनाएगा? एक्वस सोल्यूशन बनाएगा। हाँ सर, सॉल्ट जब पानी में डाला जाएगा तो वो कौन सा सोल्यूशन बनाएगा बच्चों? एक्वस सोल्यूशन बनाया जाएगा। इस प्रोसेस में मुझे बता वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? सर वो सॉलिड से किस में जा रहा है बच्चों? एक्वस में जा रहा है। तो अगर सॉलिड से एक्वस में जा रहा है, बराबर है, सॉलिड से किस में जा रहा है? एक्वस में जा रहा है, तो मुझे बता इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी कि कम होगी बच्चों? सर एंट्रोपी बढ़ेगी। परफेक्ट, क्यों? क्योंकि सॉलिड से एक्वस में जा रहा है, तो एंट्रोपी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज देन? डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा? एंट्रोपी ऑफ फाइनल माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल। फाइनल मतलब प्रोडक्ट और इनिशियल मतलब रिएक्टेंट। तो इसकी एंट्रोपी क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो मुझे बताओ डेल्टा एस का जो सोल्यूशन का एंट्रोपी चेंज होगा, उसका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। और मैं पॉजिटिव नहीं बेटा, इसको ऑलवेज पॉजिटिव बोलूंगा। ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें जो नए नए टर्म्स थे हमने एक एक करके पढ़ लिए। डेल्टा जी का मतलब होता है चेंज इन गिब्स एनर्जी। अगर वो नेगेटिव है, याद करो मेरे साथ, तो रिएक्शन क्या होगी, मतलब प्रोसेस क्या होगा? सॉल्ट का सोल्युबिलिटी सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल? सॉल्युबल। और अगर वो पॉजिटिव है तो कंपाउंड क्या होगा? इनसॉल्युबल 101%। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें देखो टेम्परेचर का भी रोल आ गया। ये 12th में फॉर्मूला पढ़ेंगे, डेल्टा जी सोल्यूशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच सोल्यूशन माइनस टी डेल्टा एस सोल्यूशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस बेटा? एस का मतलब एंट्रोपी, मेरे साथ रिवाइज करो। एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। जब किसी भी सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मुझे था उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी एंट्रोपी ऑफ द सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अभी मेरे पास में डेल्टा जी के फॉर्मूला के लिए दो केस है बेटा, एकदम ध्यान से सुना। डेल्टा जी सोल्यूशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच सोल्यूशन माइनस टी डेल्टा एच सोल्यूशन। ठीक है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चा होता है वो कभी कंप्लेन नहीं करता है कि सर हमने इतना ज्यादा क्यों पढ़ा, ठीक है ना। उसको सिर्फ एक ही टारगेट दिखता है, अपना रिजल्ट और अपना एम।
तो स्टूडेंट्स हम लोग एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, आपको सिर्फ हर एक चीज को समझना है, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहली बात को, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, डेल्टा एच ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें मुझे बताओ कितने केस हो सकते हैं? सर 2 केस हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? कंपाउंड विल बी सॉल्युबल, और ये प्रोसेस एक्सो होगा कि एंडो होगा? एक्सोथर्मिक। कंपाउंड विल बी क्या होगा बच्चों? सॉल्युबल होगा। कंपाउंड हमेशा क्या होगा? सॉल्युबल होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है? डेल्टा एच ऑफ द सॉल्यूशन अगर वो पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या होगी? एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। कंपाउंड कैन बी सॉल्युबल भी हो सकता है और इट मे बी इनसॉल्युबल। तो वो कैसे डिसाइड होगा? दैट डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर। वो कैसे अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज में। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि कंपाउंड डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमारे को नेक्स्ट कंसेप्ट भी देखना पड़ेगा, डेल्टा एस का वैल्यू। तो अगर हम बात करें इस वाले फॉर्मूला में पुट करके, ध्यान से देखना, आप मुझे बताओ व्हाट इज डेल्टा जी ऑफ द सॉल्यूशन? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ द सॉल्यूशन माइनस टी डेल्टा एस ऑफ द सॉल्यूशन, बराबर। एकदम ध्यान से सुनना बच्चों। इमेजिन करो केस 1 डिस्कस करते हैं हम लोग, केस 1, ठीक है। लिसन अप, डेल्टा एच ऑफ द सॉल्यूशन इज नेगेटिव, मतलब प्रोसेस इज क्या है बेटा? एक्सोथर्मिक है, करेक्ट। आप मुझे बताओ डेल्टा एच सॉल्यूशन तो हमेशा क्या होता है? सर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बराबर है। वो तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होता है। तो डेल्टा एस ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं इसमें पुट करता हूँ इस फॉर्मूला में, तो आप मुझे बताओ ये टर्म क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। देख लो ये वाला टर्म नेगेटिव है। आप मुझे बताओ ये टर्म क्या है? ये वाला टर्म, सिर्फ ये वाला टर्म। सर ये पॉजिटिव है बट आगे क्या साइन है? नेगेटिव है। तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। पॉजिटिव मत बोलो, ये देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू ऐड होगी कि सब्ट्रैक्ट होगी? ऐड। और फाइनल आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब कंपाउंड इज 101% क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको बोल रहा था कि जब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव होगी तो पक्का कंपाउंड क्या होगा? सॉल्युबल होगा और उसमें हमेशा हीट क्या होगी? इवॉल्व होगी। बट अगर मैं बात करूँ केस 2 की, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर डेल्टा एच ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, अगर वो क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा, तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक बोलेंगे। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक, बराबर है। और इसका जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है वो तो पॉजिटिव आ गया। एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन जो है, एंट्रोपी, वो तो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो अभी आप मुझे बताओ अगर मैं इसको पुट करूँ इस फॉर्मूला में, डेल्टा जी ऑफ द सॉल्यूशन विच इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ द सॉल्यूशन। मुझे बताओ व्हाट इज डेल्टा एच बेटा? पॉजिटिव। ध्यान से सुनो, डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव है, क्लियर। डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव है। और टी डेल्टा एस में डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव है। अभी आप मेरा एक सिंपल से सवाल का जवाब दो। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, बराबर है। तो मुझे तो फाइनल आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। सर कैसे? अगर ये 100 है और ये 90 है तो आंसर, वापस सुनो जिन्होंने नहीं सुना, ये 100 है और ये 90 है, तो 100 में से 90 गया, आंसर प्लस आएगा कि माइनस आएगा? प्लस आएगा, क्योंकि 100 पॉजिटिव है और 90 क्या है? नेगेटिव है, बराबर है। तो आप मुझे बता डेल्टा जी ऑफ द सॉल्यूशन क्या आया? पॉजिटिव आया। दूसरा, अगर ये 90 है और ये 100 है बेटा, वापस रिपीट करूंगा, ये 90 है और ये 100 है, तो मुझे था प्लस 90 माइनस 100, आंसर क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। इसका मतलब क्या सीखने को मिला? कि इसका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप मुझे बताओ अगर आंसर पॉजिटिव कब आएगा? डेल्टा जी कैन हैव टू आंसर्स, डेल्टा जी ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। मुझे बता बेटा आंसर नेगेटिव कब आएगा? जब डेल्टा एच का मॉड वैल्यू, डोंट सी द साइन, जस्ट सी द मॉड वैल्यू, डेल्टा एच का मॉड वैल्यू इज लेस देन
टी डेल्टा एस का मॉड वैल्यू। तो एक सिंपल सा आंसर बताओ, तसल्ली से पढ़ो। आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या है बेटा, ज़्यादा नेगेटिव है? हाँ सर ज़्यादा नेगेटिव है। तो अगर इसका ज़्यादा नेगेटिव है तो डेल्टा जी ऑफ द सोल्यूशन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब कंपाउंड क्या हो जाएगा, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा केस, इसी के अंदर अगर डेल्टा जी ऑफ द सोल्यूशन में हमने देखा कि जो मॉड वैल्यू ऑफ डेल्टा एच है ये वाला ज़्यादा हो गया, अगर ये ज़्यादा है किससे, टी डेल्टा एच से, तो आप मुझे बताओ डेल्टा जी का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और कंपाउंड क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। कंपाउंड क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। तो मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दो, हमारे पास कितने केस हुए, दो केस हुए। पहले केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आंसर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही आ रहा था डेल्टा जी का। डेल्टा जी का आंसर सिर्फ क्या आ रहा था बच्चों, नेगेटिव आ रहा था। कंपाउंड क्या होगा, सॉल्युबल ही होगा। तो आज के बाद अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो 101% कंपाउंड क्या होगा, सॉल्युबल। क्यों, क्योंकि डेल्टा जी का आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर हम बात करें केस 2 की, जिसमें एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, पॉजिटिव, तो इसमें दो हो सकता है। दो क्या, अगर डेल्टा एच का वैल्यू टी डेल्टा एच की वैल्यू से कम है, मतलब ये वाला टर्म ज़्यादा है, ये वाला टर्म ज़्यादा मतलब ये वाला टर्म बड़ा है, ये टर्म बड़ा है मतलब नेगेटिव आंसर आएगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव। तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका आंसर वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, तो मुझे पता है इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, डेल्टा जी का आंसर। और डेल्टा जी इज पॉजिटिव मतलब रिएक्शन इज व्हाट, मतलब इनसॉल्युबल ना सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। तो मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, भले ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अलग पार्ट है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, क्योंकि ये जनरली नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में मैंने बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर्स देखे हैं, इवन नोट्स भी देखे हैं, किसी ने पढ़ाया ही नहीं है। सिर्फ इतना बोल देते हैं कि लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, बट उससे डिसाइड नहीं होता है बच्चों। मैंने देखा है बहुत बार स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं एंड बाद में वो लोग डाउट्स पूछते हैं, सर ये ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो एक्चुअल में वो कंसेप्ट ही गलत है। क्यों, क्योंकि गलत नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, बट ये बोल सकते कि पॉजिटिव होगा अगर, तो मुझे लगता है इसमें दो ऑप्शन है ना, तो इसमें टेम्परेचर का भी इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो स्टूडेंट इस वजह से कोई भी चीज़ पढ़ो इतना डिटेल में पढ़ो कि हमको कोई डाउट ना आए। हमेशा याद रखना कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो तो आपके क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे। एक बार हम लोग वापस रिवाइज करते हैं, कोई भी कंपाउंड सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है वो डेल्टा एच की साइन से डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, अगर नेगेटिव है तो 101% सॉल्युबल, देखो मैंने प्रूव कर दिया। बट अगर वो पॉजिटिव है तो सॉल्युबल भी हो सकता है और इनसॉल्युबल भी हो सकता है। उसमें ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो गिब्स एनर्जी क्या होता है, गिब्स एनर्जी से आप पूरे केमिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट है, गिब्स एनर्जी से आप पूरे केमिस्ट्री में डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे तो मैंने बेटा सोल्यूशन लिखा है, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो वो रिएक्शन होगी होगी 101% होगी, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो रिएक्शन नहीं होगी। तो आज के बाद बेटा आप हर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के पास भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो गया कि आपको 12th वाले कभी बोल भी नहीं सकते, आप भी बोल सकते हो कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव है किसी भी रिएक्शन का, आई गारंटी यू डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो उस रिएक्शन का मतलब वो रिएक्शन होगी ही होगी, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन कितना भी कुछ भी कर लो नहीं होगी। ठीक है, तो वो रिएक्शन को बेटा हम बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं है। तो सेम बेटा सोल्यूशन के केस में भी पॉसिबल है। देखो अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो कंपाउंड क्या होगा, सॉल्युबल, और डेल्टा जी पॉजिटिव है तो कंपाउंड क्या होगा, इनसॉल्युबल। ये हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, थर्मोडायनामिक्स 12th स्टैंडर्ड में, बट हमने अभी यहाँ पे डिटेल में समझ लिया है। ठीक है, तो मुझे तब अगर आज के बाद डेल्टा एच सोल्यूशन क्या आया बच्चों, नेगेटिव है, मतलब प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक, और कंपाउंड क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक ना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनो बच्चों। कभी कभी किसी सॉल्ट को जब आप पानी में डालते हो ना, आप है ना घर पे भी एक्सपेरिमेंट करना, आप है ना एक ग्लास लेना उसमें सादा पानी लेना, सादा पानी मतलब ठंडा भी नहीं और गर्म भी नहीं, उसके अंदर 2-3 स्पून है ना बेटा सॉल्ट डालना, नमक, ठीक है ना, 2-3 स्पून सॉल्ट डालना, और है ना जब वो पूरा डिजॉल्व हो जाए ना उसको टच करना, आपने जितना पानी लिया था उससे कंपेरेटिवली थोड़ा सा ठंडा लगेगा। ऐसा नहीं कि वो फ्रिज के पानी जैसा हो जाएगा, कंपेरेटिवली ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब नमक पानी में डिजॉल्व होता है
द प्रोसेस में बेटा जो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब एंडोथर्मिक है। क्या है बच्चों? एंडोथर्मिक है। तो इस वजह से, और डिसॉल्व तो हो ही रहा है, मतलब ये नेगेटिव ही है, डेल्टा जी नेगेटिव है और एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन क्या है? पॉजिटिव। मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करके बताऊंगा, डोंट वरी। तो उसमें वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो इस वजह से याद रखना, जब आप नमक को पानी में डिसॉल्व करते हो तो पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। दूसरा एक एग्जांपल और देता हूँ, जब आप कॉलेज में प्रैक्टिकल्स करोगे, आप टेस्ट ट्यूब लेना, टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी लेना और उसके अंदर NaOH डालना, NaOH। जब आप NaOH को पानी में डालोगे, उसका जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो है नेगेटिव। मैं आपको सम भी करके बताऊंगा, दो सम। उसमें डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव, और NaOH जो है वो पानी में डिसॉल्व भी होता है, तो उसका डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। बेटा आप टेस्ट ट्यूब को टच करोगे ना, आपको टेस्ट ट्यूब बहुत गर्म लगेगा। इवन H2SO4 को जब पानी में डालते हैं तभी भी सेम ही होता है, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि टेस्ट ट्यूब इतना गर्म हो जाता है कि वो ब्रेक भी हो जाता है। H2SO4 में तो बहुत बार आप देखोगे कि आपका टेस्ट ट्यूब ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे वो कंपाउंड डिसॉल्व हो रहा है विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, और यहाँ पे कंपाउंड डिसॉल्व हो रहा है विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है बेटा। तो याद रखना, ये दोनों केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी मैं इनके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करके बताऊंगा, जो क्वेश्चंस बहुत बार एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, बट ये सिखाया नहीं जाता है, इसलिए वो बच्चे कभी क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाते। तो एक बार मेरे साथ लास्ट टाइम रिवाइज कर लीजिए। डेल्टा एच सोल्यूशन अगर नेगेटिव है तो डेल्टा जी भी क्या रहेगा? नेगेटिव, कंपाउंड विल बी सॉल्युबल। और डेल्टा एच सोल्यूशन अगर पॉजिटिव है तो दो केस हो सकते हैं, ठीक है। अगर टी डेल्टा एस का वैल्यू ज्यादा है, मॉड वैल्यू, डोंट सी द साइन, टी डेल्टा एस का वैल्यू ज्यादा है तो हमेशा क्या रहेगा? वो नेगेटिव रहेगा। और अगर टी डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब कम है डेल्टा एच से, तो डेल्टा जी सोल्यूशन क्या रहेगा? पॉजिटिव, एंड कंपाउंड विल बी इनसॉल्युबल। सर इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं अभी आपको सॉल्व करके बताऊंगा, बट एक बार वापस से मैं बोलूंगा, ध्यान से सुन लो। डेल्टा एच के साइन से आप 101% डिसाइड नहीं कर सकते हो। सर अभी तो हम परेशान हो गए, अभी हमको याद हो गया, अभी हमको छोड़ दो। नहीं, मैं बार बार रिवाइज करूंगा। डेल्टा एच का सोल्यूशन अगर नेगेटिव है तो 101% सॉल्युबल, बट पॉजिटिव होगा तो दो केस है, ठीक है। तो ये याद रखना। अभी मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे वाले कराता हूँ, फिर हम लोग स्टॉप करेंगे। पहले इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है, और तीनों को सॉल्व करने के बाद आपका कंसेप्ट और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तीनों एंट्रेंस के क्वेश्चंस है, ध्यान देना। कैलकुलेट डेल्टा जी ऑफ द सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ NaCl at 25 डिग्री सेल्सियस। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द टेंपरेचर गिवन? इट इज 25, बट ऑलवेज याद रखना आपको किस में लेना है? केल्विन में लेना है। तो इसमें 273 ऐड करोगे तो 298 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एंट्रेंस पढ़ रहे हो तो 298 केल्विन को आप 300 केल्विन ले सकते हो आराम से। एंथैल्पी ऑफ लैटिस डिसोसिएशन दिया है, देखो प्लस दिया है, क्योंकि ये तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। हाइड्रेशन में बेटा आपको कटायन और एनायन दोनों अलग अलग नहीं दिया है, यहाँ पे कटायन और एनायन का ये एडिशन है। कभी कोई सम में कैसा हो सकता है? कटायन का भी दे सकता है, एनायन का अलग अलग दे सकता है, तो आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड। बट यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, तो ये सोल्यूशन का ही हो जाएगा, मतलब NaCl का हो जाएगा। और देखो डेल्टा एस ऑफ द सोल्यूशन इज आल्सो गिवन 40। ये इसका यूनिट हमेशा याद रखना, जूल पर केल्विन मोल इनवर्स होगा, और ये हमेशा किलो जूल में दिया होगा। ये गड़बड़ करना मत, इसको भी आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा जी? डेल्टा जी ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ द सोल्यूशन माइनस टी डेल्टा एस ऑफ द सोल्यूशन। यही फॉर्मूला है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है? एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सो टेल मी, स्टेप नंबर 1 क्या होगा? डेल्टा एच ऑफ द सोल्यूशन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा एच ऑफ द सोल्यूशन बच्चों? इट इज डेल्टा HL ऑफ डिसोसिएशन प्लस डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, है ना? बराबर है। तो आप मुझे बताओ, व्हाट इज डिसोसिएशन एंथैल्पी? यूनिट सेम है, 777 माइनस प्लस है, बट इधर माइनस है, माइनस 774। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 किलो जूल पर मोल। आप मुझे बताओ, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या आया है? पॉजिटिव आया है, देखो। तो इसका मतलब ये प्रोसेस क्या होगी? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। तो जब आप नमक को पानी में डिसॉल्व करोगे तो बच्चों वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो, तो बीकर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, ठीक है।
दूसरी बात, इसका हमको डेल्टा जी पूछा है। अभी मुझे एक बात बता, एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन क्या आ रहा है, इसका पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव आया तो क्या इसके साइन से डिसाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव आया है तो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ द सॉल्यूशन माइनस टी डेल्टा एच ऑफ द सॉल्यूशन। रेडी? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ऑफ द सॉल्यूशन? इट इज 3 minus what is the temperature given? 298 into what is the value of delta S? It is 40 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 1000। क्यों 1000 क्यों किया सर? ये जूल में दिया था, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो जूल में। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये 3 माइनस अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा कितना बच्चों? 2.98 इंटू 4 ना, 2.98 मतलब 3 हो गया, 3 इंटू 4 12, so it is 3 माइनस एग्जैक्ट नंबर बोलो अगर तो 11.92 होगा, 11.92 इज अप्रोक्सीमेटली 12, और इसका आंसर आ जाएगा आपका माइनस 8.92 किलो जूल पर मोल। आप मुझे बताओ, सॉरी आप मुझे बताओ बेटा, इसका जो डेल्टा जी का आंसर है वो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कंपाउंड विल बी डैश soluble or insoluble? Soluble with the absorption of 3 kilojoule of heat from the surrounding। मैंने आपको बोला था ना, सराउंडिंग से ये हीट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, कितना किलो जूल इसको हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा? 3 किलो जूल। तो मुझे बताओ ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी कि एक्सोथर्मिक होगी? एंडोथर्मिक, और ये हीट को एब्जॉर्ब करते करते ही क्या होगा? डिसॉल्व होगा। इसका मतलब ये हुआ डेल्टा जी तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब कंपाउंड 101% सॉल्युबल है, और डेल्टा एच ऑफ द सॉल्यूशन क्या आ रहा है? पॉजिटिव, मतलब प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। सो कैन वी से दैट dissolution of NaCl is endothermic? I'll repeat, dissolution of NaCl is endothermic process. It is which process? Endothermic process। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें बेटा बीकर मुझे बता ठंडा होगा कि गर्म होगा? ठंडा, बिकॉज एंडोथर्मिक है। इस वाले कंपाउंड की बात करते हैं। डेल्टा जी और डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ NaOH। ठीक है, मैंने अभी जस्ट प्रीवियस बोर्ड पे एग्जांपल दिया था, NaOH के गैस में क्या होगी? हीट इवॉल्व होती है। कैसे मैं आपको बताता हूं, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। केमिस्ट्री इज सो सिंपल एंड वेरी ब्यूटीफुल। सबसे पहले मुझे अगर डेल्टा जी यूज करना है तो मुझे डेल्टा एच ऑफ द सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन में डेल्टा एच ऑफ द सॉल्यूशन डायरेक्ट दिया होता है, अगर नहीं दिया है तो आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है। एंथैल्पी ऑफ लैटिस डिसोसिएशन प्लस एंथैल्पी ऑफ क्या बच्चों? हाइड्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा मुझे तबीयत खराब है इसके लिए मैं थोड़ा स्लो ही बोल रहा हूँ। आप मुझे बताओ व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ लैटिस डिसोसिएशन? इट इज 887 माइनस प्लस है इधर, बट इधर माइनस है तो माइनस 932। सो 932 में से जब ये माइनस करेंगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर है -45। ठीक है, -45 किलो जूल पर मोल। तो आप मुझे बताइए प्रोसेस एक्सो हुआ कि एंडो हुआ? सर ये तो एक्सोथर्मिक हुआ, तो एक्सोथर्मिक है मतलब इसमें हीट क्या होगी? इवॉल्व होगी। तो मुझे बता बीकर गर्म होगा कि ठंडा होगा? गर्म होगा। मैं आपको इतना डिटेल में चीज़ें सिखाऊंगा, भले आपको इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन फिर भी नहीं आएगा, समझो कि ये गर्म होगा या ठंडा होगा, बट मैं आपको एक फील दूंगा, टच दूंगा केमिस्ट्री का कि कैसे केमिस्ट्री पढ़ा जाता है बेटा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग को ये डिसाइड करना है। देखो इसका डेल्टा एच क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो पक्का सॉल्युबल ही होगा, 101% सॉल्युबल होगा, क्योंकि डेल्टा जी पक्का 101% क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। हमने डिसाइड भी किया था। सो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी डेल्टा एस सॉल्यूशन, बराबर बच्चों। चलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ऑफ द सॉल्यूशन हमने निकाला, इट इज -45। टेम्परेचर वैल्यू इज गिवन एज 25 डिग्री सेल्सियस, so it is 298 into what is delta S? It is 65, so it is 65 divided by कितना हो जाएगा? 1000। तो 298 divided by 1000 is going to be 0.298, so -45 माइनस इन पूरा मल्टीप्लिकेशन अगर मैं देखूँ तो 19.37 आएगा। so 19.37 इसका फाइनल आंसर भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, एंड इट कम्स टू बी -64.37 किलो जूल पर मोल। तो मुझे बताओ बच्चों ये कंपाउंड सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल? इट हैज़ टू बी सॉल्युबल। यहाँ तक तो मुझे आने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर क्या आ गया था? नेगेटिव। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे
कि सर एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन भी तो पॉजिटिव था, तभी भी तो कंपाउंड सॉल्युबल हुआ ना। इसका मतलब ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉल्युबल होगा ही होगा, कभी कभी इनसॉल्युबल भी होता है, वो वाले केस में। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करिए, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कैलकुलेट डेल्टा जी सोल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ AgCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें सबसे पहले सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, एंथैल्पी ऑफ क्या निकालना पड़ेगा हमको, सोल्यूशन, विच इज इक्वल्स टू लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्लियर है? तो बताइए व्हाट इज लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, इज 913। अभी इसके लैटिस एनर्जी में और हाइड्रेशन एनर्जी में बहुत डिफरेंस है। देखो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस तो फिर भी कम ही था, ज़्यादा नहीं था, बट यहाँ पे तो डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। सो यहाँ पे 850। तो अगर मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ तो आंसर आता है 63 किलो जूल पर मोल। अभी मेरे आपसे एक सिंपल सवाल है इसका आंसर भी पॉजिटिव आया था बट बहुत ही कम था, देखो 3 था, तो टेम्परेचर वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करके हो जाएगा। अभी ये तो 63 है बच्चों, बहुत ज़्यादा है। तो आप मुझे बताओ इसका जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है पक्का। अभी इसमें दो केस हो सकता है, अगर टी डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव ज़्यादा है, ठीक है, टी डेल्टा एस का वैल्यू, तो कंपाउंड सॉल्युबल होगा, और नहीं होगा तो कंपाउंड के डेल्टा जी का आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। डेल्टा जी ऑफ द सोल्यूशन is equals to delta H of the solution minus T delta S of the solution. Correct? What is delta H of the solution? It is 63 minus temperature is given as 25. सर टेम्परेचर जनरली 25 ही होगा क्या? Yes, 25 ही देंगे वो लोग, बिकॉज जो भी हम लोग कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे वो डेफिनेटली रूम टेम्परेचर पे ही करेंगे, राइट? सो 298, अदरवाइज जो क्वेश्चन में दिया होगा वो टेम्परेचर लेना है। व्हाट इज डेल्टा एस? इट इज 33 डिवाइड बाय 1000, किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज ये हमेशा जूल में दिया होता है। तो इसका आंसर आएगा 63 माइनस, इस पूरे को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इट इज 9.8 आएगा। 9.8 में से 63 में से 9.8 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 53। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे आता है व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट डेल्टा एच। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच? इट इज 63, बराबर है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस बच्चों? टी डेल्टा एस का मॉड वैल्यू बताओ, 9.8। तो मुझे बता दोनों में से ज़्यादा कौन है? सर ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, इसका मतलब डेल्टा जी का आंसर पॉजिटिव ही आएगा, बराबर ना? क्यों? क्योंकि ये खुद भी क्या था, पॉजिटिव था। तो इस वजह से आप मुझे बताओ ये कंपाउंड का फाइनल डेल्टा जी क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल। तो मैं आपको यही समझाना चाहता था। इस वजह से आपको क्या लगता है कि राम सर के पास सब कुछ पहले से रेडी है? नहीं बच्चों, मैं खुद कोई भी लेक्चर या कोई भी चैप्टर सिखाने से पहले कम से कम उसके ऊपर बहुत सारे बुक्स लेके रिसर्च करता हूँ। कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे सालों में, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, हर एक चीज़ को मैं ऑब्जर्व करता हूँ एंड देन आई मेक माई ओन नोट्स, और फिर वो नोट्स बेटा मैं आपको लेक्चर्स में कन्वर्ट करके देता हूँ। तो एक बात याद रखना, जब मैं बोलता हूँ कि लास्ट ईयर 2019 में 45 MCQ क्वेश्चन में से, नीट की बात कर रहा हूँ, 45 MCQ क्वेश्चन में से 37 मेरे नोट्स में से एज इट इज थे। और ये साल 2020 की बात करूँ, ठीक है ना, अभी 2021 लग गया 2020 में 45 में से 40 क्वेश्चंस, आई रिपीट 45 में से 40 क्वेश्चन एज इट इज मेरे नोट्स में से थे। तो आप समझ सकते हो कि कितना डिटेल नोट्स है। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, एक एक चीज मैं बहुत डिटेल में कवर करूंगा। तो देखो इसका जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन था वो भी पॉजिटिव था, इसका भी क्या था, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव था। जब नेगेटिव होगा तो देखने की जरूरत ही नहीं, हो तो आंसर नेगेटिव आने के। बट इसके केस में देखो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव होने के बाद भी डेल्टा जी नेगेटिव आया, इसमें पॉजिटिव होने के बावजूद भी पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। और ये क्या है? सॉल्युबल। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा था कि डेल्टा एच के साइन से आप खाली डिसाइड नहीं कर सकते। तो जैसे इसके अंदर देखोगे तो 63 पॉजिटिव था, इसके अंदर भी तो 3 था, वो भी पॉजिटिव था। ये कंपाउंड क्या हो गया? सॉल्युबल। और ये कंपाउंड क्या हो गया? इनसॉल्युबल। तो इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर
और डेल्टा एस का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस वजह से मैं आपको बोल रहा था अगर कोई चीज़ पढ़ो तो डिटेल में पढ़ो, वरना पढ़ो ही मत। क्यों? क्योंकि जब आप कोई चीज़ को अच्छे से नहीं रिसर्च करके पढ़ोगे तो आपको जब उसमें ऊपर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट, दिस इज माय स्ट्रैटेजी, दिस इज माय वे ऑफ टीचिंग। एक एक चीज़ को मैं डिटेल में समझाते जाऊंगा, ठीक है? आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन सब सम से एक और चीज़ क्लियर हो गई जब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, कम है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चों? ध्यान से देख लो, सॉल्युबिलिटी आ रही है। बट अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो कंपाउंड क्या हो रहा है? इनसॉल्युबल भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू भी तो क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव है, और इसकी वैल्यू भी तो बहुत ही कम आ रही थी। तो स्टूडेंट्स याद रखना, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, कंपाउंड के अंदर सॉल्युबिलिटी के ऊपर भी क्या आएगा? उसका इफेक्ट आएगा, ठीक है? तो आप इसका फोटो लो, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थोड़े और सिंपल क्वेश्चंस हैं जो एंट्रेंस में आते हैं, इनको भी एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कंपाउंड ए है और कंपाउंड बी है, ठीक है? इसका लैटिस एनर्जी है 10 और हाइड्रेशन एनर्जी है -50, ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा। कंपाउंड बी में लैटिस एनर्जी है 5 और हाइड्रेशन एनर्जी है कितना? -60। कंपेयर द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए एंड बी, मतलब ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा? तो आप मुझे बताओ, इसमें हीट कितनी इवॉल्व हो रही है? 50। जब मैं बोलता हूँ इवॉल्व तो माइनस साइन मत बोलना, जब मैं बोलता हूँ रिलीज तो माइनस साइन बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें कितनी हीट इवॉल्व हो रही है? 50। जबकि आपको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 10। तभी भी मुझे आता बेटा कितनी हीट बच गई? 40। और जितना एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव आएगा उतना ज्यादा कंपाउंड क्या होगा? डिसॉल्व होगा, और सोल्यूबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। आप मुझे बताओ, इसके अंदर बच्चों 60 का हीट इवॉल्व हो रहा है, और जबकि एनर्जी तो बेटा 5 का ही चाहिए, तो 55 बच गया। तो मुझे था कहाँ ज्यादा बच गया? इधर सिर्फ 40 बचा था, इधर 50 बचा था। कहाँ ज्यादा एनर्जी बचा? यस, डेफिनेटली सेकंड के केस में। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? ज्यादा सॉल्युबल। तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, आरपी ट्रिक। सॉल्युबिलिटी कंपैरिजन, सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा वो नहीं, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी। मॉड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी माइनस मॉड ऑफ डैश एनर्जी लैटिस एनर्जी, ठीक है? ये फॉर्मूला याद रखना, और ये आरपी ट्रिक भी याद रखना। अगर मैं बात करूं कंपाउंड ए के लिए, कंपाउंड कौन सा बच्चों? ए के लिए, सो व्हाट इज द मॉड ऑफ एच ई माइनस मॉड ऑफ एल ई? व्हाट इज द मॉड ऑफ एच ई? इट इज 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 50। मॉड के अंदर कोई भी साइन नंबर आएगा तो पॉजिटिव ही होके बाहर आएगा, माइनस लैटिस एनर्जी कितना है? 10 है। तो इसका आंसर कितना आया? 40 आया। कंपाउंड बी की अगर बात करें तो कंपाउंड बी के अंदर मॉड ऑफ एच ई माइनस मॉड ऑफ एल ई इज इक्वल्स टू बताओ कितना? ये 60 माइनस 5 कितना आया? 55। किसका मॉड ऑफ एच ई माइनस मॉड ऑफ एल ई ज्यादा है? इसका। तो ये मॉड वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। सो देयरफॉर कंपाउंड बी इज मोर soluble देन कंपाउंड ए। एकदम सिंपल। अगर कोई कंपाउंड सॉल्युबल हो रहा है, ठीक है, तो अपन इससे अपन डिसाइड कर सकते हैं कि कौन ज्यादा सॉल्युबल है, कौन कम सॉल्युबल है। अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन है, एंट्रेंस का क्वेश्चन है कि Na2SO4 तो सॉल्युबल है, ठीक है ना? Na2SO4 तो सॉल्युबल है, बट BaSO4 जो है वो इनसॉल्युबल है। ऐसा क्यों? तो अगर मैं आपको बोलूं Na2SO4 अगर सॉल्युबल है, इसका मतलब पक्का क्या होगा? इसका जो हाइड्रेशन एनर्जी होगा वो क्या होगा? मॉड वाइज ग्रेटर होगा किससे? लैटिस एनर्जी से। और अगर ये कंपाउंड इनसॉल्युबल है तो इसका मतलब पक्का हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी और लैटिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए तो वो कंपाउंड डिजॉल्व नहीं हो रहा है। और इसका जो डेल्टा जी आएगा, डेल्टा जी
वो पक्का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पक्का क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। दूसरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए वीडियो पॉज करके। वेरी गुड। चलिए डिस्कस करें। BeSO4 सॉल्युबल है, तो अगर BeSO4 सॉल्युबल है इसका मतलब इसका हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन डैश एनर्जी, लैटिस एनर्जी। एंड BeSO4 क्या है बच्चों, इनसॉल्युबल है, इसका मतलब पक्का 101% इसका हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन डैश एनर्जी, लैटिस एनर्जी। और इसका डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इस केस में डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में भी डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मोर लेस सॉल्युबल देन बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये वाला ज्यादा सॉल्युबल है और ये वाला कम सॉल्युबल है, तो पक्का ये होगा। इसका मतलब क्या हुआ, दैट द mod of He माइनस mod of Le फॉर किसके लिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज ग्रेटर और लेस बेटा, इज ग्रेटर। क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ज्यादा है ना बेरियम हाइड्रोक्साइड की। इज ग्रेटर देन mod of He माइनस mod of Le of dash CaOH twice। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन ध्यान से देखें, दैट अमंग्स द हैलाइड्स ऑफ कैल्शियम CaF2 इज इनसॉल्युबल। अगर CaF2 इनसॉल्युबल है इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू लैटिस एनर्जी से क्या है, कम है, पक्का। और ये कंपाउंड क्या है, सॉल्युबल है। तो अगर ये सॉल्युबल है तो इनका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, मॉड वाइज ग्रेटर होगा किससे, लैटिस एनर्जी से। इसके केस में डेल्टा जी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, तभी तो वो इनसॉल्युबल है। और इनके केस में डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कुछ इंपॉर्टेंट आरपी नोट, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओ, जब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, पॉजिटिव आया, तो मुझे बता क्या कंपाउंड सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल। सर ऐसे डिसाइड नहीं होता है, ऐसे डिसाइड नहीं होता है। उसमें अगर डेल्टा एच का वैल्यू टी डेल्टा एच से क्या है, कम है, तो डेल्टा जी का आंसर क्या हो जाएगा, यस नेगेटिव, एंड कंपाउंड विल बी डैश सॉल्युबल। ठीक है, तो इसका ना बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना। इसका एग्जांपल है PbCl2, PbBr2 एंड PbI2। ये तीनों सॉल्ट इतने अच्छे कंपाउंड है ना बेटा, एंट्रेंस में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये जो तीनों है ना बेटा, ये तीनों दे आर इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ठंडे पानी में अगर इनको डालोगे तो डिजोल्व नहीं होंगे, जबकि नमक को तो ठंडे पानी में भी डालोगे तो डिजोल्व हो जाता है। दे आर इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट आर soluble in hot water। इससे क्या सीखने को मिला सर, इससे ये सीखने को मिला कि इसमें टेम्परेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, रोल है। जब अगर हम लोग बात करें कोल्ड वाटर की, चलो मैं ओरली पूछूंगा, कोल्ड वाटर के टाइम में डेल्टा जी का साइन क्या आएगा, सोचो। यस, अगर इनसॉल्युबल है तो कोल्ड वाटर में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और हॉट वाटर की बात करें तो हॉट वाटर के टाइम में डेल्टा जी क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोल्ड वाटर की बात करें तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्योंकि कंपाउंड क्या है, इनसॉल्युबल। और हॉट वाटर की बात करें तो डेल्टा जी क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि कंपाउंड क्या है, सॉल्युबल है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन ये तीन कंपाउंड्स याद रखना, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा लेक्चर नंबर 6 में और लेक्चर नंबर 7 में हमने सोल्यूबिलिटी के बारे में बात की, बट अभी भी सोल्यूबिलिटी वाला पार्ट हमारा खत्म नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि आपका एक चैप्टर है बेटा NOCB, दैट इज नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, जो हम पढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ लो, हर जगह पे ये आना ही आना है। और नीट वाले बच्चे, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, नीट वाले बच्चे इस चैप्टर में से 7 क्वेश्चंस आएंगे। आई रिपीट द स्टेटमेंट, इस चैप्टर में से
7 क्वेश्चन मिनिमम आने ही आने हैं, ठीक है। इतना अच्छा चैप्टर है और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई में जनरली बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चन ही कम होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। बट नीट वाले स्टूडेंट्स, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री का स्कोर ही चेंज कर देगा। मिनिमम 7 क्वेश्चन, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन मैंने खुद देखे हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाने वाला हूँ। हाँ, आप मुझे बोलोगे कि सर आप और कितना सिखाओगे, कितना सिखाओगे। मैं आपको सच बोलूँगा, हैव पेशेंस स्टूडेंट्स, बिकॉज ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर करेगा। फ्यूचर में जाके जब आप कोई चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे आप लर्न करोगे चीज़ों को, ठीक है, तो वो मज़ा नहीं आएगा। आप अगर कोटा कल्चर की बात करो, कोटा में तो हम लोग ये चैप्टर 1.5 महीना तक, 2 महीना तक सिखाते हैं बच्चों। तो यहाँ पे भी मैं आपको सेम कंसेप्ट के हिसाब से बताऊँगा, क्योंकि कोटा में जब आप इस चैप्टर की बात होती है तो बेटा 1.5 महीना, 2 महीना तो रोज रोज लेक्चर्स लेने के बाद भी खत्म नहीं होता है। तो सेम पैटर्न की तो बात नहीं बोलूँगा मैं, बट हम लोग इतना डिटेल में ज़रूर पढ़ लेंगे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। दूसरी बात, हमारा हर चैप्टर में इससे जो कनेक्टेड कंसेप्ट होंगे वो एकदम अच्छे से क्लियर होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को मैं वापस बोलूँगा, प्लीज़ वापस से एक बार सुन लो कि ये चैप्टर में जो जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा नहीं, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम आप लोग को थकना नहीं है, हारना नहीं है। मैं आपके साथ में हमेशा रहूँगा, आपके हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते जाऊँगा, ठीक है। तो नोट्स को अच्छे से मेंटेन करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में कन्वर्ट करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर के एंड में भी कोई पीडीएफ नहीं है। जब सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग पीडीएफ सॉल्व करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।